हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल DK मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। जो हमने वीडियो लेक्चर से इससे पहले जो कवर किए थे, है ना, स्वार्ज लीमा हो, स्वार्ज पिक थ्योरम हो या फिर आइडेंटिटी थ्योरम, रॉचेस थ्योरम, जो जितने भी हमने थ्योरम देखा था उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं नेट में, उनको आज हम कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठाया जून 2011 का पार्ट सी का क्वेश्चन है नेट का। पार्ट सी यानी कि मोर देन वन करेक्ट हो सकता है आंसर, जो है ना, एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन में कभी ये नाम नहीं दिया रहता है कि आइडेंटिटी थ्योरम लगने वाला है, कि स्वार्ज लीमा या स्वार्ज पिक थ्योरम लगने वाला है। आपको देख के समझना है और उसको लगाना है, क्लियर ना। और अगर वीडियो लेक्चर इससे पहले आप नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन है, लेट एफ फ्रॉम डी टू डी बी होलोमॉर्फिक। होलोमॉर्फिक का मतलब पहले बता दूं, होलोमॉर्फिक मतलब होता है एनालिटिक। चाहे वो एनालिटिक बोले, चाहे रेगुलर बोले, चाहे होलोमॉर्फिक बोले, मीनिंग वही है। कंफर्म ना। लेट एफ फ्रॉम डी टू डी बी होलोमॉर्फिक विद एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू हाफ एंड एफ ऑफ हाफ इक्वल्स टू 0 वेयर डी इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड सज मॉड ऑफ जेड लेस वन, दैट इज ये ओपन डिस्क शो कर रहा है, डिस्क है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, दिया गया मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ 0 लेस देन आर इक्वल 3/4, इसमें है 4/3, और फिर इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है उसको मिला करके लिखा है और लिखा है लास्ट में आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड, जेड बिलोंग्स टू डी के लिए। एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर है, देख के समझ आ रहा है। अगर ये दोनों करेक्ट हो जाता है तो सी भी करेक्ट हो जाएगा, और ये तो क्लियर है। अगर ये करेक्ट होता है, ये करेक्ट नहीं होता तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो ये है ना, हो सकता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें जो दिया गया स्टेटमेंट है, हमें तुरंत इस बात को लॉजिक लगाना है। यहाँ पर डेरिवेटिव लिखा गया है, इसमें आइडेंटिटी थ्योरम का कोई रोल नहीं है। चूँकि ये डेरिवेटिव लिखा है मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए या तो स्वार्ज लीमा लग रहा होगा या तो स्वार्ज पिक थ्योरम लग रहा होगा। स्वार्ज पिक थ्योरम का स्टेटमेंट में आपको पता होना चाहिए। स्वार्ज लीमा यहाँ पर नहीं लग पाएगा क्योंकि स्वार्ज लीमा के लिए कंडीशन ये है कि 0 का इमेज 0 पे जाना चाहिए। पहले तो होलोमॉर्फिक या एनालिटिक तो होना चाहिए डिस्क में, तो ओपन डिस्क में डिफाइन है फंक्शन होलोमॉर्फिक के तौर पे, लेकिन 0 का इमेज 0 पे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना, इसलिए स्वार्ज लीमा नहीं लगा सकते। लेकिन स्वार्ज पिक थ्योरम में ऐसा कुछ नहीं था कि 0 पर इमेज 0 पर जाए, उसमें तो सिर्फ यही था कि फंक्शन होलोमॉर्फिक होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए डिस्क में। फिर कंडीशन ये था कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस मॉड ऑफ जेड अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 इंटू मॉड ऑफ जेड। ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड है मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 फार्मूला है। देखिए मैंने क्या लॉजिक लगाया, फंक्शन जो है होलोमॉर्फिक है, होलोमॉर्फिक मतलब एनालिटिक है और वो भी डिस्क में दिया हुआ है, और चूंकि यहाँ डेरिवेटिव है एक हिंट दे रहा है। दूसरी खास बात ये कि सब में इनइक्वालिटी है, इसलिए दिमाग में आया कि स्वार्ज पिक थ्योरम लगने वाला है कन्फर्म, और स्पेशली ये वाला क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया उसमें सब में डेरिवेटिव है और इनइक्वालिटी है, तो इस वजह से मैं इस वाले फार्मूला का यूज़ करूँगा। कन्फर्म हो रहा है। तो देखिए जब इस फार्मूला को जब लगाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी। तो मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ 0, तो यहाँ पर फार्मूला में जहाँ जहाँ z वहाँ 0 हो जाएगा, 1 माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ 0 स्क्वायर। अब देखिए ये जो है इनकी वैल्यू कितनी दिया है, हाफ दिया है ना भाई, तो 1 माइनस हाफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0। तो जो वैल्यू निकल के सामने आएगी ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 अपॉन 1, दैट इज़ 3/4। तो देखिए वैल्यू क्या मिला, मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ 0 लेस देन आर इक्वल टू 3/4। तो देखिए ये ऑप्शन तो परफेक्ट करेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ 0 लेस देन आर इक्वल टू 3/4। अब देखते हैं हाफ में क्या ट्रू होता है। तो हाफ में देखेंगे तो है वैल्यू मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ हाफ, तो लेस देन आर इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ हाफ स्क्वायर, जहाँ z था वहाँ हाफ पुट कर रहे हैं, ठीक है, 1 माइनस हाफ स्क्वायर। तो यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं बिकॉज हाफ इज़ पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ हाफ की वैल्यू 0 है, तो 1 माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज़ ये हो गया 1 माइनस 0, 1 माइनस 1/4, 1 अपॉन 3/4, दैट इज़ 4/3। और यहाँ से पता चल रहा है कि ये हमें मिला मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ हाफ लेस देन आर इक्वल टू 4/3। देखिए इनकी वैल्यू भी तो वही है, लेस देन आर इक्वल टू 4/3। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1/3, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब दोनों को मिलाकर किस में दिया है, तो ये और ये तीनों करेक्ट है। इसका मतलब है कि फंक्शन सीधा मॉड ऑफ जो एफ ऑफ जेड है वो जेड की इक्वल है।
तो पॉसिबल ही नहीं भाई, कैसे इसके इक्वल होगा। 0 के इमेज हाफ में जा रहा है तो यहाँ 0 रखो हाफ रखो, ऐसी कंट्रडिक्शन है ये तो, ठीक है। अगर हाफ रखो तो 0 आता है तो ऐसी कंट्रडिक्शन है। कन्फर्म हो रहा है, तो हमारा जो आंसर परफेक्टली ए, बी और सी है। क्लियर। CSIR नेट पार्ट सी जून 2012 क्वेश्चन देखिए, लेट f फ्रॉम d to d be holomorphic with f of 0 equals to 0 and f of half equals to 0 where d equals to z such that mod of z less than half or less than 1, which of the following are correct? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और याद रखिए सेम वही पैटर्न में दिया हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे, है ना, जून 2011 का था, है ना। आफ्टर 1 ईयर, एक साल जस्ट बाद जून 2012 में जो क्वेश्चन दिया है उसी पैटर्न में दिया है, वैल्यू बस को चेंज कर दिया है। ओके, तो ये तो क्लियर है कि फंक्शन होलोमॉर्फिक है किसी डिस्क में, तो यहाँ पर स्वार्ज लेमा या स्वार्ज-पिक थ्योरम लगाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ 0 का इमेज 0 पे जा रहा है इसलिए स्वार्ज लेमा भी एप्लीकेबल है। लेकिन स्वार्ज लेमा के लिए एक चीज़ और था ना, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, वो तो दिया नहीं है, इसलिए हम स्वार्ज-पिक थ्योरम अप्लाई कर, वैसे भी डेरिवेटिव पर बोला गया है तो स्वार्ज-पिक थ्योरम ही हम अप्लाई करेंगे। तो 2 स्टेटमेंट था स्वार्ज-पिक थ्योरम में, सेकंड वाला जो रिजल्ट है या सेकंड वाला जो स्टेट है उनको हम यूज करेंगे, जो जस्ट अभी हमने यूज किया है। ये था 1 माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ हाफ, तो ये होगा 1 माइनस एफ ऑफ हाफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस हाफ स्क्वायर। 1 माइनस एफ ऑफ हाफ की वैल्यू दिया है 0, तो 0 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3/4, दैट इज़ 4/3। तो मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ हाफ की वैल्यू आई लेस देन आर इक्वल टू 4/3। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर इक्वल का साइन भी है, इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी के बेसिस में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इक्वालिटी तो होल्ड हो रहा है ना, दैट्स इट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्लियर है। अगर इसमें स्ट्रिक्टली लेस देन रहता तो बात अलग थी, यहाँ इक्वालिटी भी दी हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, इक्वालिटी होल्ड हो रहा है इसलिए ये भी ट्रू होगा। अब हम 0 पे बात करेंगे, तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 0, ये हो गया वैल्यू 0 और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब 1 माइनस एफ ऑफ 0 मीन्स कितना है 0, 0 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज़ कितनी आई 1। मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ 0 लेस देन आर इक्वल टू 1, अब ये तो डायरेक्ट दिया ही हुआ है ऐसा, लेस देन आर इक्वल टू ट्रू हो रहा है, और स्वार्ज लीमा स्टेटमेंट भी ये होता है, तो फिलहाल तो स्वार्ज-पिक थ्योरम से क्लियर हो गया। मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ 0 लेस देन आर इक्वल टू 1, ये भी करेक्ट, और दोनों को मिला करके यहाँ दिया है इसलिए ये भी करेक्ट। अब जहाँ तक इसकी बात है, तो यहाँ पर देखिए हाफ का इमेज 0 दिया है, यहाँ हाफ का इमेज 0 जाएगा क्या, नहीं, प्रॉब्लम है ना भाई, यहाँ मीनिंग यही कि हर बार इमेज वहीं पर जा रहा है, तो ऐसी कंट्राडिक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन ए, बी और सी ये परफेक्टली क्या है, करेक्ट है। कन्फर्म हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट CSIR नेट पार्ट सी का क्वेश्चन दिसंबर 2011 का क्वेश्चन देखिए, let f from c to c be an entire function and g from c to c be defined by g of z equals to f of z minus f of z plus 1 for z belongs to c, which of the following statements are true? फर्स्ट दिया हुआ है f ऑफ 1/n अगर 0 होता है तो इंप्लाई कर जाएगा फंक्शन कांस्टेंट है, अगर f ऑफ n 0 होता है तो इंप्लाई कर जाएगा फंक्शन कांस्टेंट है, अगर f ऑफ 1/n इक्वल टू f ऑफ 1/n प्लस 1 होता है तो इंप्लाई कर जाएगा g कांस्टेंट है, इसी तरह से f ऑफ n इक्वल टू f ऑफ n प्लस 1 होता है तो इंप्लाई कर जाएगा g कांस्टेंट है। इस तरीके से ये क्वेश्चन डेवलप किया गया है। तो आप एक चीज़ गौर कर पा रहे हैं ना कि जितने भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं लगभग पार्ट सी के क्वेश्चन है, मतलब आइडेंटिटी थ्योरम से रिलेटेड हो चाहे है ना स्वार्ज लीमा स्वार्ज-पिक थ्योरम से रिलेटेड है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो पार्ट सी में आता है। तो ये आइडेंटिटी थ्योरम से रिलेटेड है। बात आती है मैंने कैसे जाना, कैसे हमने पहचाना, तो देखिए आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, जहाँ सीक्वेंस वाला पैटर्न में दिया हुआ है क्वेश्चन, जहाँ ये सीक्वेंस पैटर्न में क्वेश्चन आया है पेपर में एग्जामिनेशन में, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया इसमें आइडेंटिटी थ्योरम ही लगने वाला है। अब उसको लगाना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए आपको जो दिया गया फंक्शन वो एंटायर है, उस फंक्शन f के थ्रू एक नया फंक्शन डिफाइन किया गया g। तो देखिए अगर f ऑफ z एंटायर है तो f ऑफ z प्लस 1 भी तो एंटायर होगा। अब f ऑफ z और f ऑफ z प्लस 1 एंटायर फंक्शन से उनका सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, घटा रहे हो, तो वो भी क्या आएगा, एंटायर ही आएगा। तो g f के थ्रू डिफाइन है एंटायर फंक्शन के तौर पे। और फिर 4 ऑप्शंस डेवलप किए गए हैं जिसमें फर्स्ट ऑप्शन पर पहले फोकस करेंगे। एक बात तो क्लियर है ना कि ये जो 1/n दिया ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइडेंटिटी थ्योरम इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है ना, उसी का हम यूज़ करेंगे। उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट थे, है ना, उनके कॉरोलरीज वगैरह भी थे, इसलिए अच्छे से ऑब्जर्व करना है।
तो देखिए सबसे पहले ये जो दिया गया है, पहला पॉइंट इस पे फोकस करते हैं। दिया गया है एफ ऑफ 1/n इक्वल टू 0 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स n, या फिर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहा है, मीनिंग वही है। तो एफ ऑफ 1/n इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या होता है? तो देखिए हमें 1/n एक नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस मिला जो कन्वर्ज कर रहा है 0 की ओर, है ना, सच दैट एफ ऑफ 1/n इक्वल टू 0 फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है ना। आल्सो 0 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब आइडेंटिटी थ्योरम आपको पता होगा, फंक्शन डोमेन में डिफाइन होना चाहिए, डोमेन दैट इज ओपन प्लस कनेक्टेड सेट में एनालिटिक होना चाहिए। अगर एक नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस ऐसा मिल जाए जो कन्वर्ज कर रहा है उस पॉइंट की ओर जो डोमेन में मौजूद है, तो समझ, और साथ ही साथ जो सीक्वेंस आप लिए हो उसके इमेजेस पूरे 0 जाना चाहिए, तो इम्प्लाई कर जाएगा फंक्शन आइडेंटिकली 0 है। क्लियर हो रहा है? इसलिए मैंने कहा उस वीडियो को जरूर आप देख लीजिए, इस एग्जाम्पल से बातें समझ आ जाएगा। तो फंक्शन एफ जो है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, एफ फ्रॉम सी टू सी दिया ना भाई, एंटायर करके, एफ अगर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एंटायर है, दैट इज एफ इज एन एनालिटिक इन कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। वी नो दैट कॉम्प्लेक्स प्लेन सी इज अ डोमेन दैट इज ओपन प्लस कनेक्टेड, ठीक है ना। और आपको यहाँ से सी से एक नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस 1/n मिल रहा है जो कन्वर्ज कर रहा है 0 की ओर, और इस तरह से है कि इसका जो इमेज है इस 1/n का ये पूरा 0 है ना, फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए। और ख़ास बात, ये जिधर कन्वर्ज कर रहा है 0 वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में बिलोंग करता है, इसका मतलब फंक्शन आइडेंटिकली क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि एफ ऑफ जेड आइडेंटिकली 0, एफ ऑफ जेड जब आइडेंटिकली 0 है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन कांस्टेंट हुआ ना। मात्र इस चीज़ को देख करके मैंने ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लॉजिक लगाया, कंफर्म हुआ, इसलिए मैंने कहा इसमें प्रैक्टिस तो चाहिए। तो इस तरह से फंक्शन हो गया कांस्टेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, जब ये ट्रू है तो ये कहाँ से ट्रू होगा? आपको ये जो सीक्वेंस अगर n लेते हो, n किधर जाता है? इन्फिनिटी की ओर जाता है, ऐसे ही कंट्रडिक्शन हो गया, ठीक है, कंफर्म। ये ट्रू ये फॉल्स। आप 1/n कन्वर्ज कर रहा है 0 की ओर ले रहे हैं, तो फिर n तो 0 की ओर कन्वर्ज नहीं करता ना, n जिधर कन्वर्ज करता है इन्फिनिटी वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो है ही नहीं, तो फिर लगा ही नहीं पाएगा आइडेंटिटी थ्योरम। तो इस तरह इस सिचुएशन में हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि फंक्शन कांस्टेंट होगा, कंफर्म। अब बात आती है सी और डी, जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें, अच्छा जी पर पूछा गया, तो आप जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिख लेते हैं। जी ऑफ जेड इक्वल टू दिया है एफ ऑफ जेड माइनस जी एफ ऑफ जेड प्लस 1, और मैंने कहा था कि फंक्शन जो है एंटायर है, इसका मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस एंटायर, मतलब ये जी एंटायर, जी भी एंटायर फंक्शन है, कंफर्म। जी एंटायर फंक्शन है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इस बात को ध्यान रखना है ना। सेम वही रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये ओके। तो इस तरीके से सिचुएशन आ रहा है, तो यहाँ से जी ऑफ जेड आइडेंटिकली 0, इसका मतलब एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड प्लस 1 आइडेंटिकली 0, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड प्लस 1, सॉरी एफ ऑफ जेड प्लस 1 ऑन क्या हो जाएगा, है ना। तो हमें इस पर सवाल नहीं पूछा गया, इसी पर पूछा गया सवाल। तो यहाँ से पता चल रहा है जी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। पेशेंस रखिए, क्लियर नहीं हुआ है मुझे पता है, तो क्लियर हो जाएगा, ये भी गारंटी है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, फंक्शन जो दिया गया है एफ, वो अगर एंटायर है तो उनके थ्रू जो जी बना हुआ है तो एंटायर है। मैं कई बार बोल लिया फंक्शन एंटायर है, जी जो है इतना क्लियर है, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो एनालिटिक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन डोमेन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, डोमेन दैट इज ओपन प्लस कनेक्टेड। अब हम लगाएंगे आइडेंटिटी थ्योरम। आइडेंटिटी थ्योरम लगाना है तो सबसे पहले तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, एफ ऑफ 1/n इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 1/n प्लस 1 दिया है। मैंने इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया ना, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये मैंने क्या किया है ना, हमने लिया जी ऑफ 1/n इक्वल टू 0। ये जो दिया गया है आप उसको गौर कीजिए, एफ ऑफ 1/n इक्वल टू एफ ऑफ 1/n प्लस 1 का मतलब है एफ ऑफ 1/n माइनस एफ ऑफ 1/n प्लस 1, यही तो है। और ये है क्या, है ना, ये है जी ऑफ 1/n इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जेड है तो जेड जेड, तो 1/n है तो क्या होगा 1/n। तो क्लियर हो रहा है, हमें ये इक्वल दिया है, इसका मतलब ये और इसका मतलब ये, तो हमें एक नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस मिल रहा है जो 0 के कन्वर्ज कर रहा है, इमेज पूरा 0 है ना, और 0 बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इसका मतलब जी ऑफ जेड होगा आइडेंटिकली 0, यानी जी हो गया कांस्टेंट, कंफर्म। अब ये ट्रू है तो ये कहाँ से ट्रू होगा, इसमें तो n बस है,
क्लियर हो रहा है। यहाँ पर n बस है तो सेम अगर n लोगे n यहाँ पर n, तो g ऑफ n इक्वल टू 0 जा रहा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्या n जो आप सीक्वेंस लोगे n, क्या ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की ओर जा रहा है, कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो ये तो जो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो इन्फिनिटी तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में है नहीं, तो यहाँ आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो मैं डायरेक्ट नहीं बोल पाऊंगा ना इस सिचुएशन में। तो हमारा जो आंसर है परफेक्टली ए और सी होगा। कन्फर्म किसी भी तरह से डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। CSIR नेट पार्ट सी जून 2012। तो देखिए ये भी पार्ट सी का ही क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन ये है, लेट f फ्रॉम C टू C बी अ मेरोमॉर्फिक फंक्शन एंड एनालिटिक एट 0 satisfying f of 1 by n equals to n upon 2n plus 1 for n greater than or equals to 1, then f of 0 equals to half, f has a simple pole at this point, उसके बाद है फिर f of 2 equals to 1 by 4 और कहा गया लास्ट पॉइंट कि ऐसा कोई मेरोमॉर्फिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए 4 अलग अलग पॉइंट है, पार्ट सी है, मतलब एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। मैंने अभी जस्ट इससे पहले कहा था कि जहाँ अगर n का सिचुएशन आया 1 बाई n जो भी, जहाँ आपने ये देखा तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई हमें लगाना है आइडेंटिटी थ्योरम पहले। और एक चीज़ और, फंक्शन मेरोमॉर्फिक है, आपको ये पता है कि मेरोमॉर्फिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि, है ना, खासियत ये होती है कि उनके पास हो सकता है सिंगुलैरिटी ही ना हो, और सिंगुलैरिटी अगर हो तो फिर उनके पास केवल 2 तरीके की ही सिंगुलैरिटी हो सकता है, और वो है पोल या फिर रिमूवेबल। क्लियर है। और वैसे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो डिफाइन होता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो आप नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, मैं उस पर डिटेल मैंने किया था, ठीक है। ऐसा देख करके कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कई लोग सोचेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन है, नहीं, बोलने का तरीका होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, कॉम्प्लेक्स प्लेन में से पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन हो सकता है इनका DOD हो सकता है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से कुछ जो पॉइंट है रिमूवेबल, या हो सकता है कि कुछ पॉइंट जो है क्या हो, पोल के तौर पे। बस यही कंडीशंस पॉसिबल है, ये ध्यान रखना है। मेरोमॉर्फिक का ये सिचुएशन है। क्लियर हो गया। उसके बाद एनालिटिक एट 0 लिखा है ना, एनालिटिक एट 0 करके कई लोग इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है ना। तो ये बोलने के तात्पर्य ये है, बोलने का मीनिंग ये है कि 0 पर एनालिटिक है, यानी 0 इनका रेगुलर पॉइंट है। अगर ये लाइन नहीं दिखा रहता तो भी आपको समझना चाहिए कि ये है। क्लियर ना। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कैसे लगाएंगे इस थ्योरम को, तो f ऑफ 1 अपॉन n इक्वल टू n अपॉन 2n प्लस 1 करके दिया है। यहाँ पर पर्टिकुलर 0 दिया रहता है तो बात अलग था, तो 0 नहीं दिया तो 0 किया भी तो जा सकता है। कैसे, तो देखो पहले तो इसको 1 अपॉन n है तो इसको 1 अपॉन n के फंक्शन के फॉर्मेट में लाते हैं। तो मैंने यहाँ से n कॉमन निकाला, 2 प्लस 1 अपॉन n हुआ, है ना, 1 अपॉन 2 प्लस 1 बाई n बन गया। अब इनको मैंने कोई नया नाम दे दिया g ऑफ 1 अपॉन n, ठीक है। f ऑफ 1 अपॉन n इक्वल टू g ऑफ 1 अपॉन n, तो यहाँ से f ऑफ 1 अपॉन n इक्वल टू g ऑफ 1 अपॉन n, ठीक। तो यहाँ से मैंने क्या किया, f ऑफ 1 अपॉन n माइनस g ऑफ 1 अपॉन n इक्वल टू 0। अब जो डिफरेंस है उसको नाम दे दिया h ऑफ 1 अपॉन n इक्वल टू 0। क्लियर। तो देखो मिला कि नहीं मिला, h ऑफ 1 अपॉन n इक्वल टू 0। और ये किसके लिए ट्रू था, फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये भी होगा n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए। अब देखिए आपको पता होना चाहिए, कई लोग कन्फ्यूज़न हो गए तो मैं कन्फ्यूज़ दूर कर देता हूँ कन्फ्यूज़न। फंक्शन जब एनालिटिक है, फंक्शन जब मेरोमॉर्फिक है f जो है, तो g भी एनालिटिक होगा, g भी वहीं से तो बनाना है। मैंने क्या किया, ये 1 अपॉन n के फॉर्म में लाया, तो ये भी तो एनालिटिक होगा, बोले तो आपका जो है ये मेरोमॉर्फिक होगा। f और g दोनों मेरोमॉर्फिक है तो दोनों का डिफरेंस भी तो मेरोमॉर्फिक होगा। इसका मतलब कि f माइनस जी दैट इज़ h, ये भी तो मेरोमॉर्फिक होगा। अब देखिए, अब आपको एक सीक्वेंस मिल रहा है 1 अपॉन n विच कन्वर्जेस टू 0 सच दैट, ये आपको दिया है, ठीक। आल्सो 0 बिलोंग्स टू, है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्लियर हो रहा है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। जो भी DOD होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी DOD पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो सकता है, C से कुछ पॉइंट निकला रहे लेकिन 0 नहीं निकला होगा। 0 क्यों नहीं निकला होगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने अलग से लिखा है एनालिटिक एट 0। ये लाइन लिखा क्यों गया, ये बात भी अब पूरा क्लियर हो रहा है ना। एनालिटिक एट 0 लिखने के से ये पता चलता है कि 0 तो इसमें है ही 100% श्योर है, 0 इसके रेगुलर पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो आप देखिए 1 अपॉन n हमें एक सीक्वेंस मिला जो 0 की ओर कन्वर्ज करता है, और इस तरह से है कि, है ना, इनका जो इमेज है 0 है, और ऑब्वियस है जहाँ भी डिफाइन है वो तो डोमेन है ही, ठीक है। तो H जो है एनालिटिक या मेरोमॉर्फिक है, किसमें, डोमेन में। एक नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस 0 की ओर कन्वर्ज करता है, इमेज पूरा 0 है, और जहाँ कन्वर्ज कर रहा है वो, है ना, उसके DOD के अंदर, मैं इसको लिख देता हूँ DOD, है ना, DOD के अंदर मौजूद है।
कन्फर्म। इसका मतलब हुआ एच ऑफ जेड आइडेंटिकली जीरो। अगर एच ऑफ जेड आइडेंटिकली जीरो है तो इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड आइडेंटिकली जीरो है, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड, और जी ऑफ जेड का मीनिंग क्या होगा, है ना, 1/n है तो 1/n, जेड रखोगे तो जेड 1/2 प्लस जेड, या जमा के इसको लिख देते हैं जेड प्लस 2। अब यहाँ से पता चल गया होगा सी में से जेड इक्वल टू -2 पे प्रॉब्लम जाएगा, तो -2 हटा दीजिए। ये है डीओडी, इन फंक्शन का डीओडी ये है। बातें क्लियर हो गया। और -2 पर ऑब्वियस है पोल रखेगा, देख के समझ आ रहा है ना। रेसिप्रोकल ऑफ एंटायर फंक्शन ऑलवेज हैव पोल, ठीक है, क्लियर है। और वो भी 1 ऑर्डर का रखेगा, चाहे तो आप देख भी सकते हैं लिमिट जेड टेंडस टू -2 जेड माइनस प्लस 2 1/z+2 कैंसिल हुआ, क्या 1 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, पावर 1। तो हम देख सकते हैं इसको ऐसे कर लो, नहीं समझ आ रहा है तो -2, तो इसको मिलाकर क्या होगा z+2। तो यहाँ से पता चल रहा है कि z इक्वल्स टू -2 इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, दैट इज सिंपल पोल। देखिए ऑप्शन में वही दिया है कि नहीं दिया है, एफ है सिंपल पोल एट z इक्वल टू -2, ये तो कन्फर्म करेक्ट है। नो सच मेरोमॉर्फ फंक्शन एग्जिस्ट किया तभी तो इतना सब चीज़ चला ना, ये तो ऐसे डिस्कार्ट हो जाता है। अब ये दो चीज़ें हैं, ये तो डायरेक्ट आप बना सकते हो, कुछ नहीं, जेड के जगह में 0, डीओडी के अंदर है कि नहीं पहले वो देखना है। यस, डीओडी के अंदर 0 है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैं एफ ऑफ 0 निकालूंगा 1/0 + 2 1/2 परफेक्ट। अब एफ ऑफ 2 है ना, 2 इसके अंदर होगा, कोई शक की बात नहीं, तो एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 + 2 दैट इज़ 4। इसका मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है। तो ए, बी और सी तीनों करेक्ट है। ऐसे बनाना। एक क्वेश्चन और आया था ऐसा वाला, उसको भी आप बिल्कुल बनाइए। किसी भी तरह से डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। कन्फर्म। फर्स्टली आई विल से राइट द स्टेटमेंट श्वार्ज़-लीमा, अनदर स्टेटमेंट ऑफ श्वार्ज़-लीमा। हमने इससे पहले श्वार्ज़-लीमा पढ़ा था, लेकिन मैं अभी कहूँगा कि आप इस स्टेटमेंट को भी नोट कर लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। उनके 2 स्टेटमेंट थे, हमने जनरल फॉर्मेट को हमने देखा था, ठीक है। एक स्टेटमेंट ऐसा भी लिखते हैं ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये हमने AP सिंह सर जो बुक है उनके, वहाँ से मैंने लिया है, तो याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या है, इफ़ एफ फ्रॉम D to D क्लोजर बी एन एनालिटिक फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, देन है वही, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें, बस इतना है कि कोडोमेन को फिक्स कर दिया गया। उसमें क्या था, कोडोमेन कोई फिक्स नहीं था, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कोई भी हो सकता था। यहाँ कोडोमेन फिक्स है। ये अगर यूनिट डिस्क है, ये ओपन है, तो उनका जस्ट क्लोजर ले लो कोडोमेन के तौर पे। क्लियर हो रहा है। और 0 का इमेज 0 पे जाना, ये इंपॉर्टेंट है। बस इतने से ही इम्प्लाई हो जाता है दोनों, ये बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। लेट D इक्वल्स टू Z बिलोंग्स टू C सच दैट मॉड ऑफ Z लेस देन 1। हमें दिया हुआ है ओपन डिस्क और होलोमॉर्फिक फंक्शन है f फ्रॉम D to D क्लोजर। कन्फर्म दैट होलोमॉर्फिक मीन्स एनालिटिक। तो देखिए फंक्शन हमें दिया हुआ, सबसे पहले तो हमें दिया गया एक ओपन डिस्क, देन देयर एग्जिस्ट्स अ होलोमॉर्फिक फंक्शन f फ्रॉम D to D क्लोजर विद f ऑफ 0 इक्वल टू 0 विद द प्रॉपर्टी, ये दिया गया। पार्ट सी का ये भी है ना, जनरली जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पार्ट सी के ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए फंक्शन है होलोमॉर्फिक, सेम पैटर्न है, ये पैटर्न में दिया हुआ है। होलोमॉर्फिक मीन्स एनालिटिक ना, तो सेम ये पैटर्न दिया, यहाँ तक कि 0 का इमेज 0 भी दिया। पूरा ये स्टेटमेंट कंप्लीट उठा के दे दिया है, आपको देखना है कि वहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा ये दोनों स्टेटमेंट। ओके, और हमें वैल्यू दिया है, तो पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ 1/3 1/4 दिया है, मॉड ऑफ एफ ऑफ 1/3 1/2 दिया है। तो देखिए जो स्टेटमेंट है मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड होता है, इसको हम फॉलो करेंगे। तो देखिए पहले जो दिया गया है एफ ऑफ 1/3, ये है 1/4, है ना, और 1/4 होता है लेस देन 1। इसका मतलब मॉड ऑफ एफ ऑफ 1/3, सॉरी लेस देन 1 नहीं, यहाँ पर हम जो यूज करेंगे उसके हिसाब से लेंगे। 1/3 1/4 लेस देन 1/3 ना भाई, 4 ग्रेटर देन 3, सो 1/4 लेस देन 1/3, तो लेस देन 1/3, तो लेस देन 1/3। तो देखिए मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ एफ ऑफ 1/3 लेस देन 1/3, कंडीशन हो रहा है। अब 1/3 तो पॉजिटिव है तो मॉड लगा सकते हो, कंडीशन होल्ड हो रहा है कि नहीं, तो ये तो परफेक्ट है। क्लियर। अब इसकी बात आती है एफ ऑफ 1/3 इक्वल टू 1/2। हमें पता है ये जो दिया गया है 2, ठीक है। इस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम है, मॉड लगा लीजिए, मॉड लगाएंगे तो होगा मॉड ऑफ 1/2 दैट इज़ 1/2। 1/2 ग्रेटर देन 1/3 बिकॉज 2 लेस देन 3, तो 1/2 ग्रेटर देन 1/3। तो यहाँ पर तो कंडीशन कभी होल्ड ही नहीं पाएगा ना, तो इसका मतलब ये गड़बड़ है। इसकी बात कर लेते हैं, है ना, ये स्टेटमेंट को देख लेते हैं पहले। तो ये जो दिया गया है, इसमें दिया गया है मॉड ऑफ, हम लगा लेते हैं
मॉड जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा मॉड हाफ, ठीक। और ये मॉड हाफ यानी कि हाफ लेस देन 1, तो मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ 0 लेस देन 1, ठीक है ना। यहाँ लेस देन 1 होल्ड हो रहा है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट है। तो ये दोनों बिल्कुल क्लियर है, ये तो गलत था ही। इसको देखते हैं क्या ये भी परफेक्ट है। इनकी जो वैल्यू है सेक पाई बाई 6, आपको पता होना चाहिए सेक पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है। कॉस पाई बाई 6 का अपोजिट होगा, कॉस पाई बाई 6 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3। ओके, 2/√3 जो है 2/√3 का मान होता है 1.732 समथिंग कुछ होता है, तो 2 से छोटा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 से छोटा है ना, तो यहाँ से क्या लेस देन 1 कभी हो सकेगा, ये तो ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम है फिर, इसका मतलब कंडीशन होल्ड नहीं रहता है, ये भी गलत। तो हमारा आंसर ए और बी। एक क्वेश्चन दिसंबर 2012 में आया था जहाँ तक, तो उस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आया है ये जो है 15 का क्वेश्चन है, सॉरी, है ना, ये जो है जून 2014 का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आया था दिसंबर 2012 में, इनसे रिलेटेड पार्ट बी का, बना लीजिए, बिल्कुल कॉपीराइट है। आई होप आज का जो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।